हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी MGKVP MA प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र फर्स्ट। और टॉपिक का नाम हमारा है, बुक का नाम है प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक चिंतन। बच्चों, इस टॉपिक को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आप तो MA सेकेंड सेमेस्टर में तो काम देगा ही, और साथ ही साथ आपको नेट के लिए, नेट और JRF के लिए बहुत ही काम देने वाला है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के बजाय आपको बहुविकल्पी मिलेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपको नेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, डनिंग ने मैकियावेली के बारे में क्या कहा था। तो बच्चों, डनिंग ने मैकियावेली के बारे में कहा था, मैकियावेली अपने युग का शिशु था। तो डनिंग ने सी ऑप्शन में जो स है इसमें कहा था मैकियावेली अपने युग का शिशु था, मतलब कि एक छोटा सा बालक था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, मैकियावेली विभिन्न देशों में राजदूत बना 2 बार, 10 बार, 23 बार या 50 बार। तो स है 23 बार। मैकियावेली जो है 23 बार जो है अन्य देशों के राजदूत बने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैकियावेली किस देश का वासी था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इटली। मैकियावेली इटली का वासी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था, क्या किस सन में हुआ था। तो मैकियावेली का जन्म 1625 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन सी जो है यानी स सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ वार के लेखक कौन है। द आर्ट ऑफ वार, तो इसका सही आंसर है ब मैकियावेली। छठा क्वेश्चन है, डेस्कोसेज के लेखक कौन हैं। तो मैकियावेली भी इसके लेखक हैं, यानी डेस्कोसेज और द आर्ट ऑफ वार। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य संबंधी नवीन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो राज्य संबंधी नवीन सिद्धांत जो है मैकियावेली ने ही प्रस्तुत किया था, यानी असही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक और देशभक्ति के नाम पर कुछ भी करने की अनुमति कौन देता है। तो इनके टॉपिक में कहा गया है कि देशभक्ति के नाम पर कुछ करने की अनुमति मैकियावेली जी देते हैं अपनी पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैकियावेली ने राजतंत्र के रूप बताए हैं 2, 3, 4 और 5। तो ब है 3। मैकियावेली ने राजतंत्र के 3 रूप बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, बोंदा परिवार को किसकी उत्पत्ति का आधार मानते हैं। तो बोंदा परिवार को जो है राज्य की उत्पत्ति का आधार मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैकियावेली का शासक गुणों और अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है। यह कहे थे सेबाइन ने। सेबाइन ने कहा था कि मैकियावेली के शासक जो हैं गुणों और अवगुणों का समान रूप से लाभ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैकियावेली के अनुसार राजतंत्र के कितने रूप होते हैं। तो मैकियावेली के अनुसार राजतंत्र के 3 रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैकियावेली विधर्मी नहीं धर्मनिरपेक्ष है। वह अपनी राजनीति में दुराचारी नहीं बल्कि सदाचारी निरपेक्ष है। यह विचार किसने व्यक्त किया था। तो यह विचार जो है डनिंग ने व्यक्त किया था। ऑप्शन ए सही है। मैकियावेली के अनुसार आदर्श राजा को किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अगर आदर्शवादी राजा है तो उसे धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए। द ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है, एक निरंकुश शासक ही राज्य के भाग का विधाता हो सकता है। राजमर्मज्ञ राजनीतिक कला के नियमों को समझता है तथा वह जो चाहे कर सकता है। यह किसने कहा था। तो यह कहने वाले हमारे महान व्यक्ति थे मैकियावेली जी। ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16,
विधियों के निर्माण का अधिकार मैकियावेली किसे देता है? विधियों मतलब कि जो नियम कानून होते हैं वो कौन कर सकता है? तो मैकियावेली ने यह जो अधिकार दिया है वो शासक वर्ग को दिया है, शासक को दिया है। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही है F.J.C. हरनसा ने। स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कहा जाता है कि वर्साय की दुर्घटना नहीं होती यदि विल्सन ने मैकियावेली की इस कृति का अध्ययन किया होता। वह कृति कौन सी थी? तो ऑप्शन जो है ब, द प्रिंस। यदि द प्रिंस जो पुस्तक अगर उन्होंने पढ़ा होता तो कभी भी विल्सन द्वारा वर्साय की दुर्घटना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। 19वां क्वेश्चन है, मैकियावेली पोप का था समर्थक, विरोधी, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विरोधी था। मैकियावेली पोप को नहीं मानता था, उसका घोर विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 20, मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज ऑन लिवी के किस अध्याय में लिखा है कि राजा को राज्य की रक्षा के लिए विश्वासघात तथा कृतज्ञता का प्रदर्शन करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है 59, यानी 59वें वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर। क्वेश्चन 21 है, राज्य द्वारा प्राप्त समर्थन का पालन करना होता है। व्यक्तियों को, राजा को, उपयुक्त दोनों गलत। तो सही ऑप्शन है अ, व्यक्तियों को। राज्य द्वारा प्राप्त समर्थन का पालन व्यक्तियों को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानवीय कानून का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है संरक्षक और राजा, ये दोनों सही है। मानवीय कानून का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? संरक्षक के द्वारा भी और राजा के द्वारा भी। संरक्षक जो होता है जो प्रजा का संरक्षण करता है, राजा जो है मालिक होता है, दोनों संरक्षक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैकियावेली की पद्धति मिलती है तो किससे मिलती है? अरस्तु से मिलती है। ऑप्शन अ जो है सही है, अरस्तु। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मैकियावेली के विचार से राज्य दर्शन की वास्तविक पद्धति थी सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक? तो सही था ऐतिहासिक। मैकियावेली के विचार से राज्य दर्शन की वास्तविक पद्धति ऐतिहासिक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अतीत का अध्ययन वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में अत्यंत है क्या? लाभप्रद, हानिकारक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बीत गया है, बीते हुए अतीत का अध्ययन जो किया है तो वर्तमान समय में हम समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। तो असही है, लाभप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है बच्चों, इतिहास के प्रयोग में किस पद्धति को मैकियावेली ने केवल गौड़ और सीमित रूप से अपने ग्रंथ डिस्कोर्स में प्रयोग किया है? सैद्धांतिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, संवेगात्मक या वैधानिक? तो तुलनात्मक पद्धति का ग्रंथ डिस्कोर्सेज में प्रयोग किया गया है। तो सब ऑप्शन सही है। मैकियावेली के बारे में किसने कहा था कि उसे सच्चे और उत्साही देशभक्त होने के तथा आधुनिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत होने का श्रेय दिया जाना चाहिए? किसने कहा था? मैक्सी ने कहा था। ये बातें मैक्सी ने कहा था और ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। यह कथन किसका है? और इन्होंने इस बहुत सत्य कथन कहा है कि लोग अपने पिता को भूल सकते हैं मरने के पश्चात, परंतु उनकी संपत्ति को नहीं भूल सकते। ये कहने वाले महान हमारे दार्शनिक रहे हैं मैकियावेली जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर, राजा को शेर के समान शक्तिशाली और लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह भी कहने वाले हमारे मैकियावेली जी हैं कि एक राजा को शेर के समान ताकतवर और लोमड़ी के समान चतुर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30वां क्वेश्चन है, मैकियावेली की वह कौन सी रचना थी जिसमें दैवी और मानवीय तत्वों में स्पष्ट संघर्ष दिखाई पड़ता है? तो सही है द प्रिंस। द प्रिंस वह कृति है जिसमें दैवी और मानवीय तत्वों में संघर्ष प्रतीत होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? तो मैकियावेली की जो मृत्यु हुई है 1527 ईस्वी में हो गई है। मैकियावेली का जन्म कब हुआ है? तो मैकियावेली का जो जन्म है वो है 1469 ईस्वी में, यानी ब ऑप्शन जो है करेक्ट है। प्रिंस की रचना द्वारा मैकियावेली ने राजनीतिक विचारों की नई दुनिया की खोज कब की थी, यानी कि प्रिंस की रचना कब हुई थी? तो 33वें का जो सही ऑप्शन होगा 1523 में उन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी। राजा की अपेक्षा कौन अधिक बुद्धिमान और स्थिर चित्त होते हैं? जनसाधारण, मंत्री, उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो जनसाधारण, राजा की अपेक्षा कौन अधिक बुद्धिमान और स्थिर चित्त है? वह है जनसाधारण। द प्रिंस की मूल विषय क्या है? सत्ता, आधिपत्य, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो सत्ता यानी द प्रिंस की जो मूल विषय है वह दोनों है, सत्ता और आधिपत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। 36वां क्वेश्चन है, द डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने किस पद्धति की उपयोगिता को स्वीकारा है? तो इसमें उन्होंने राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को स्वीकारा है, तो साफ सही हो जाएगा, यानी अ सही है और ब भी सही है। मैकियावेली के ग्रंथों का मूल दर्शन क्या है? तो आधिपत्य और विकास, उनका जो मूल दर्शन है वह है आधिपत्य और विकास। मैकियावेली मानव प्रकृति की मूल धारणा, मूल प्रेरणा किसको माना है? स्वार्थों को, पार्श्विक प्रतिक्रियाओं को, उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो मैकियावेली ने स्वार्थों को और पार्श्विक प्रक्रियाओं को दोनों को उपयुक्त माना है, इसका ऑप्शन सही है। मैकियावेली राज्य को कितने भागों में विभाजित करता है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका है 2। क्वेश्चन नंबर 40, मैकियावेली राजनीतिक विचारक था, क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय? ये प्रथम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर। मैकियावेली का दर्शन संबंधित है राज्य से, प्रजा से, शासन से, राजा से? तो शासन से। तो मैकियावेली का दर्शन जो है शासन से संबंधित है। द प्रिंस किसी समस्याओं के समाधान का ग्रंथ है, तो किस समस्या का है? शासन की, राजा की, राज्य की या प्रजा की? तो शासन की। द प्रिंस जो है शासन की समस्याओं का समाधान का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर। द प्रिंस में कुल प्रकरण कितने हैं? तो कुल प्रकरण जो है 27 हैं। मैकियावेली के विचार में राज्य के प्रकार हैं, कितने हैं? राज्य के जो प्रकार हैं 2 हैं। राजतंत्रात्मक वर्गीकरण के प्रकार कितने, यानी प्रकार हैं? तो उत्तराधिकारी राजतंत्र, नवीन राजतंत्र या उपयुक्त दोनों? तो सब ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नवीन राजतंत्र होते हैं स्थिर, अस्थिर, उपयुक्त दोनों या दोनों गलत। अस्थिर, जो नवीन राजतंत्र होते हैं वह अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बच्चों। 47वां क्वेश्चन है, मैकियावेली का नैतिकता का सिद्धांत अधीन है, किसके अधीन है? राजनीतिक अस्तित्व के और आवश्यकताओं दोनों के, यानी स ऑप्शन सही है। राज्य के संदर्भ में मैकियावेली किन भावनाओं के प्रयोग की सलाह देता है? तो इसका धार्मिक। राज्य के संदर्भ में मैकियावेली जो है धार्मिक भावनाओं के उपयोग की सलाह देते हैं। जब देश की सुरक्षा को खतरा हो तो ये विचार कभी नहीं उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाना चाहिए? उचित और अनुचित, ये भी नहीं उठाना चाहिए। दया और निर्दयता, ये भी नहीं। प्रशंसा, प्रशंसनीय और लज्जायुक्त, ये तीनों जो हैं नहीं विचार उठाना चाहिए, क्योंकि देश अगर खतरे में होगा तो सभी खतरे में होंगे। तीनों सही जो हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, मैकियावेली ने किस राजनीतिक चिंतन के समान अपने अध्ययन एवं विश्लेषण का आधार आगमनात्मक पद्धति को बनाया है? तो अरस्तु को उन्होंने अपना आदर्श माना है, तो वह सही है। मैकियावेली के अनुसार राज्यों में कितने युद्ध रूप हैं? मैकियावेली के अनुसार राज्यों में कितने युद्ध रूप हैं? तो बच्चों युद्ध रूप जो है 3 हैं, स ऑप्शन सही है। 51 का स सही है, यानी कि 3।
52वां क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार धर्म, सत्ता और नैतिक सिद्धांत मनुष्य को बनाते हैं बलवान, कायर, चरित्रवान, अकर्मण्य और अंधविश्वासी। तो ये मैकियावेली के अनुसार धर्म, सत्ता और नैतिकता के सिद्धांत मनुष्य को अकर्मण्य और अंधविश्वासी बनाते हैं। 10 सही हो जाएगा। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य जन्म से ही होता है क्या? स्वार्थी, दुष्ट, परमार्थी, दार्शनिक और वीर। तो स्वार्थी और दुष्ट होता है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54वां क्वेश्चन है, मैकियावेली के विचार में एक बुद्धिमान राजा को किसका सहारा लेना चाहिए? सेना का, भय का, धर्म का, अफवाह का। तो भय का। मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान राजा को भय का सहारा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली के विचार किस दार्शनिक से मेल खाते हैं? तो हॉब्स से यह मेल खाते हैं। असही है। मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो मैकियावेली के अनुसार राज्य का जो उत्पत्ति कारण है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की भावना। मैकियावेली किस प्रकार के राज्य की व्यवस्था की अंगीकार करता है, यानी किसको मानता है? तो वह मानते हैं रोमन साम्राज्य का सदस्य, यानी रोमन साम्राज्य के सदृश अगर कोई राज्य है तो उसको वह अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मैकियावेली के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील होना चाहिए। हमेशा जो है बॉर्डर्स या फिर इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैकियावेली मत एक राज्य सिद्धांत होने के बजाय राज्य के संरक्षण का सिद्धांत था। यह उक्ति किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे गेटल जी। गेटल ने कहा था कि मैकियावेली जो है राज्य सिद्धांत के बजाय राज्य के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बातें करते हैं। मैकियावेली को यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में कितनी बार राजदूत होने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो यह जो एक बार हो चुका है 23 बार। द प्रिंस किसकी रचना है? यह है मैकियावेली की। आपको ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, किस विद्वान के अनुसार मैकियावेली अपने युग का शिशु था? ये किसने कहा था बेटा? ये था डनिंग ने कहा था। पहला क्वेश्चन है, इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहते हैं इटली का चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, यह किसने कहा था? तो कहने वाले डनिंग थे। ये किसके बारे में कहे थे? मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली की रचना है, देखिए द प्रिंस है, द डिस्कोर्स, द ऊपर सभी हैं, द जो है यानी सभी हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था, परंतु उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु होने का जो समय है वो 1527 है। मैकियावेली कहाँ का विचारक था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इटली के मैकियावेली जो है इटली के विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68वां है, मैकियावेली ने प्रस्तुत किया था नगर राज्य का विचार, राज्य संबंधी नवीन विचार, समाजवादी राज्य का विचार, आतंकवादी राज्य का विचार। तो बस इसका सही बच्चों राज्य संबंधी नवीन सिद्धांत जो है मैकियावेली ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, मैकियावेली निम्नलिखित के लिए कुछ भी करने की अनुमति देता है। तो क्या करने के लिए? राजनीतिक और देशभक्ति के नाम पर कुछ भी करने के लिए मैकियावेली जो है प्रेरित करते हैं। मैकियावेली का आविर्भाव हुआ मध्यकाल में, पुनर्जागरण काल में, सामंती काल में, आधुनिक काल में। तो सही है, पुनर्जागरण काल में इनका आविर्भाव हुआ था। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1527 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं बेटा। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। मैकियावेली का जन्म हुआ था कहाँ पर? फ्लोरेंस में, यानी कि ऑप्शन सही है। मैकियावेली का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कैपिटल, द प्रिंस। तो इसका सही ऑप्शन है द प्रिंस। मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस बहुत ही मशहूर है। चलिए क्वेश्चन में 74 देखते हैं। मैकियावेली की प्रमुख देन है नैतिकता का विरोध, राजनीतिक धर्म और संबंध विच्छेद, धर्म का समर्थन, या राजनीति एवं धर्म का घनिष्ठ संबंध। तो इसका सही है राजनीतिक धर्म में संबंध विच्छेद। मैकियावेली निम्नलिखित का समर्थक था? सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, सशक्त राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। तो
ये थे सशक्त राजतंत्र के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। मैकियावेली था, क्या था वह अपने युग का शिशु था। ये डनिंग ने कहा था। मैकियावेली था, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, यानी ब ऑप्शन सही है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, पर जो है डनिंग के अनुसार वह अपने युग का शिशु है और रियलिटी में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैकियावेली नैतिकता के अंतर्गत उन गुणों को स्थान देता है जिससे मनुष्य को शक्ति, ख्याति, महानता, सफलता की क्षमता प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फास्टर का। प्रभुसत्ता और नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। यह कथन किसका है? यह है बोंदा का। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य परिवारों और उनकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। यह किसने कहा था? यह कहने वाले थे बोंदा जी, यानी स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रंथ बोंदा का नहीं है? रेस्पॉन्स, डेमिनोमैनी, पॉलिटिक्स, सिक्स लिवर्स डी ला रिपब्लिक। तो कौन सी कृति इनकी नहीं है? स वाली, यानी पॉलिटिक्स इनकी कृति जो है नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, हाब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संविदा संबंधी विचार लिखे हैं का नाम क्या है? तो नाम है लेवियाथन, यानी हाब्स की जो रचना है वो है लेवियाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 पर। हाब्स के अनुसार समझौते से उत्पन्न शासन व्यवस्था है। तो ब ऑप्शन सही है, निरंकुश, यानी हाब्स के अनुसार समझौते से निरंकुश शासन व्यवस्था उत्पन्न होती है। हाब्स की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना जो है डीसीवे भी है, कानून के तत्व भी हैं और लेवियाथन भी है, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हाब्स का जन्म 1588 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था, किंतु इनकी मृत्यु कब हुई थी? जो मृत्यु हुई थी 1679 में। 1679 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाब्स सामाजिक समझौते का वर्णन निम्नलिखित में किस पुस्तक में करता है? तो इसका जो है लेवियाथन में उन्होंने सामाजिक समझौते का वर्णन बखूबी किया है। क्वेश्चन नंबर 87 है बच्चों। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हाब्स के बतलाए गए राज्य का रूप था। तो यहाँ पर हाब्स के बारे में बातें हो रही हैं, तो इनका राज्य का जो स्वरूप है वह निरंकुश राजतंत्र मानते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते हैं? तो किन्हीं अधिकारों का नहीं, यानी कि किसी भी अधिकार का को नहीं उपयोग नहीं करते हैं। चलिए प्राकृतिक अवस्था में बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, जीन बोंदा ने 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट की रचना किस समय की थी? तो ऑप्शन सही है 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस राजनीतिक चिंतक की मृत्यु प्लेग से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ब, जीन बोंदा। इनकी मृत्यु जो है प्लेग से हुई है और प्लेग रोग जो है चूहों से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वप्रथम किस राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो करने वाले थे जीन बोंदा जी, यानी कि द ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 प्रभुसत्ता के निम्नलिखित में कार्य हैं। कौन से कार्य हैं? वह है प्रजाजनों की अपील को सुनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो करने वाले थे यानी कि किसमें प्रयोग मिलता है? दी रिपब्लिक में, यानी द ऑप्शन जो है सही है। प्रभुसत्ता का स्पष्ट और विस्तृत प्रतिपादन सबसे पहले किया था। किसने किया था? बोंदा ने किया था। बोंदा इसका सदस्य रहा है। किसका रहा है? स्टेट्स जनरल का। चलिए बोंदा इनका सलाहकार था। किसका? हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, हेनरी चतुर्थ। तो हेनरी तृतीय का जो है यह सलाहकार था। क्वेश्चन नंबर 97,
बोंदा कहाँ का निवासी था? जो बोंदा निवासी था वो था फ्रांस का। बोंदा जो है फ्रांस का निवासी था। बोंदा ने किस धार्मिक आंदोलन का समर्थन किया था? तो बोंदा ने जो धार्मिक आंदोलन के रूप में पॉलिटिक्स का समर्थन किया था। बोंदा फ्रांस के किस राजा के दरबार में रहा? तो यहाँ पर जो पिछला दिया गया था हेनरी तृतीय के दरबार में रहता था। बोंदा का प्रेत विद्या इंद्रजाल में विश्वास था नहीं था, उपयुक्त दोनों। तो यह जो विश्वास करते थे, बोंदा जो है प्रेत विद्या और इंद्रजाल में विश्वास करते थे। बोंदा का ग्रंथ 6 लिवर्स डी ला रिपब्लिक कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1576 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। बोंदा ने क्रांति के कितने कारण बताए हैं? बोंदा ने क्रांति के 3 कारण जो है बताए हैं। बोंदा जनसंख्या को कितने भागों में बांटता है? बोंदा जनसंख्या को 2 भागों में बांटता है। और ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104। बोंदा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर सन पूछ रहा है। तो बोंदा का जो जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही है। बोंदा की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी कृति रही है? तो सही ऑप्शन है ब 6 लिवर्स डी ला रिपब्लिक। ब ऑप्शन जो है सही है। बोंदा ने हाब्स की पेड़ात्मक पद्धति तथा मार्क्सिज्म की ऐतिहासिक पद्धति का पूर्वाभास दिया, यह किसने कहा था? तो यह गेटल ने कहा था कि बोंदा ने मार्क्सिज्म की ऐतिहासिक पद्धति का आभास करवाया था। बोंदा ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति को अपने राज्य दर्शन में महत्व देता है? तो ऑप्शन सही है सामाजिक प्रवृत्ति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। बोंदा राज्य की उत्पत्ति का आधार किसे मानता है? तो परिवार को, यानी कि परिवार नहीं होगा तो समाज नहीं होंगे, समाज नहीं होंगे तो देश भी नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। बोंदा ही वह प्रथम व्यक्ति है जिसने राजनीतिक के दर्शन में संप्रभुता विचार को समाविष्ट करके इसकी स्पष्ट परिभाषा दी है। यह कथन किसका है? तो इस कथन है रूसो का। बोंदा ने संप्रभुता सिद्धांत को उसके राजनीतिक दर्शन का सर्व महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने कहा था? यह कहने वाले थे सेबाइन जी। ऑप्शन सही है। चलिए डाकुओं का दल समाज या राज्य नहीं कहला सकता, चाहे उसमें कितनी भी शक्ति एवं एकता रहे, उसमें प्रकृति के कानूनों का अनुसार विधि संगत शासन का प्रमुख लक्षण नहीं मिलता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह बोंदा ने कहा था कि डाकू कितने भी कबीले बना लें, सुख चैन से रह लें, परंतु उन्हें कभी भी जो है राज का दर्जा नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। बोंदा ने सार्वभौमिक और सर्वोच्च संप्रभुता पर किसके प्रतिनिधित्व या प्रतिबंध की बात की थी? तो क्वेश्चन है बोंदा ने सार्वभौमिक और सर्वोच्च प्रभुसत्ता पर किसके प्रतिबंध की बात की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ईश्वरीय विधियों की। क्वेश्चन नंबर 113। बोंदा ने राज्य की जनसंख्या को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन बोंदा के अनुसार राज्य का नागरिक नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है दास। दास जो है यह नगर के वासी या राज्य के वासी नहीं होते हैं। प्राकृतिक विधियां के बल के नियम कौन उचित और अनुचित का भेद करती है? तो बोंदा का। ठीक है। बोंदा के अनुसार क्रांति क्या है? तो क्रांति जो है संप्रभुता का विस्थापन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117। बोंदा ने धार्मिक सहिष्णुता की मांग नैतिक आधार के बजाय उपयोगितावादी आधार पर की थी। यह कथन किसका है? तो यह हरमान का। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 118। बोंदा वह विचारक था जिसने इतिहास के तीनों शक्तियों नीतिशास्त्र, कानून और न्याय पर ध्यान केंद्रित किया था। यह उक्ति किसने है? इसे किसने कहा था? तो मेस्नार्ड की कथन है। यह मेस्नार्ड ने कहा था कि यह तीनों हैं।
चलिए इकाई 2 पे आते हैं। शासन पर 2 प्रबंध पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो जॉन लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सही है। लेटर ऑन टॉलरेशन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो जॉन लॉक, इसके भी आंसर सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता कौन हैं? रूसो, सब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 122, इस्माइल किसकी रचना है? 122 का जो सब ऑप्शन सही है रूसो। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक के लेखक कौन हैं? तो इसके भी लेखक रूसो हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 124 पर। रूसो का जन्म हुआ था, रूसो का जन्म कब हुआ था? वो हुआ 1712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 125, 1649 की इंग्लैंड की क्रांति किस दार्शनिक से संबंधित है? तो रूसो संबंधित है। इंग्लैंड की क्रांति रूसो के समर्थन में हुई थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूसो के अनुसार आदर्श बर्बर अवस्था किस अवस्था का स्वरूप थी? तो ब ऑप्शन सही है, प्राकृतिक अवस्था का। रूसो ने असीम किसे कहा? स यानी संप्रभु को, जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। यह संप्रभु को कहा गया है। रूसो ने सरकार का अंग माना है। रूसो ने सरकार का अंग माना है। कार्यपालिका को, संप्रभु को, अवबद्ध दोनों। तो अवबद्ध दोनों यानी कार्यपालिका और संप्रभुता है, तो यह सरकार के अंग हैं। 129 से प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं, कौन है? तो इसमें ऑप्शन सही है रूसो। हॉब्स ने मानव स्वभाव की प्रमुख विशेषता बताई है, अहम भाव। ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉब्स की मान्यता है कि समाज में रहने वाले मनुष्य का आचरण संचालित होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब, दुख और सुख के आधार पर सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 132 पर। हॉब्स के अनुसार मनुष्य की समस्त व्यवहारों का आधार है अहम भाव, जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। हॉब्स का मानव संबंधी निम्न विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो कौन सा है? इसका है द जो है उपयुक्त सभी, मानव संघर्ष, अतृप्त अभिलाषाएं, आत्मरक्षा की भावनाएं, सब हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो है आप अपने से करिएगा। आते हैं 35वें पर। किसी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने प्रति नहीं किया जाता चाहते हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो हॉब्स ने कहा था कि आप दूसरे साथ ऐसा व्यवहार न करें कि आप उसको बर्दाश्त ही न कर पाएँ। हॉब्स ने राज्य स्थापना की प्रमुख विधि कौन सी बताई है? तो इन्होंने जो विधि बताई है वो बताई सामाजिक समझौते का समर्थन। हॉब्स किस क्वेश्चन नंबर 137 है। हॉब्स व्यक्ति को अधिकार देता है, यानी किसी तक किसी भी परिस्थिति में संप्रभु की अवज्ञा नहीं कर सकता, तो इसका सही हो जाएगा ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 है। तलवार के बिना समझौता मात्र शब्द है, यह कथन किसका है? ये हॉब्स का है। मतलब कि बिना तलवार के यदि समझौता होगा तो ये केवल कहने वाली बातें हैं, जबकि ये संभव नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है 139। प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन एकांकी, दयनीय, द्वेषपूर्ण, बर्बर एवं अल्प था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह टॉमस हॉब्स का है। द जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 140 पर। मैं अपने ऊपर शासन करने की समस्त अधिकार इस व्यक्ति या संस्था को प्रदान करता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी अपने समस्त अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दो। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हॉब्स का है। इन्होंने कहा था यदि मैं अपना पूरा अधिकार आपको दे रहा हूँ तो आप भी किसी को समर्पित कर दीजिए या किसी समूह को
समर्पित करिए। लेवियाथन का प्रतीक क्या है? तो लेवियाथन का जो प्रतीक है वो है वैद्य संप्रभुता। वैद्य संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था के बारे में सत्य है? तो इसका स ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था व्यवस्था और अराजकता की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था अव्यवस्था और अराजकता की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 143, हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी जो विशेषता है संविदा संप्रभुता को जन्म देती है। स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144, हॉब्स के संप्रभुता को क्या माना गया है? तो इनकी संप्रभुता को असीमित और सर्वशक्तिमान माना गया है। तो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145, संप्रभुता के संबंध में हॉब्स का दृष्टिकोण माना जाता है। तो इनका जो दृष्टिकोण है अतिवादी है और ऑप्शन सही हो जाएगा अतिवादी। हॉब्स 146 से हॉब्स संप्रभुता को उस व्यक्ति या समूह में निहित मानता है जिसे लोग समझौता करके क्या करते हैं, सब अधिकार हस्तांतरित कर देते हैं। वह ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, तो क्वेश्चन जो है 147 है, प्रभुसत्ता का सार इस बात से निहित है कि संप्रभु को जनता की ओर से सब अधिकार निम्न कार्य से प्रदान किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है स, राज्य की सुरक्षा व शांति के लिए। क्वेश्चन नंबर 148, हॉब्स ने संप्रभु की विशेषता निम्न बताई है। तो कौन कौन ये सभी बताया गया है कि संप्रभु की सेवा, प्रत्येक उचित और अनुचित आज्ञा का पालन करना, संप्रभु की प्रजा किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकती, प्रजा को सब अधिकार संप्रभु से ही मिलते हैं। ये सभी जो है कथन जो है हॉब्स की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 149, विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉब्स का। वह किसका शिक्षक था, यानी कौन? ये हॉब्स। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर स पे, यानी कि वह जो चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक था, यानी दोनों का था। क्वेश्चन नंबर 151, चार्ल्स द्वितीय को हॉब्स कौन सा विषय पढ़ाता था? तो वह ऑप्शन सही है गणित शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 152, हॉब्स ने फ्रांस में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर श, यानी स इसका सही है लेवियाथन। फ्रांस में उन्होंने लेवियाथन ग्रंथ को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 153, हॉब्स किस प्रकार के शासन तंत्र का समर्थक था? तो राजतंत्र का यह समर्थन माना जाता है। ऑप्शन सही है। हॉब्स ने डी सीवे नामक ग्रंथ की रचना कब किया था? तो उन्होंने किया था सन 1642 में। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, यह कथन किसका है? यह कथन हॉब्स का है। आज्ञा पालन का उद्देश्य सुरक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है प्लेटो का, यानी स जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन प्लेटो। दार्शनिक हॉब्स किस विषय के आधुनिक रूप का जन्मदाता माना गया है? तो संप्रभुता और उपयोगितावाद का यह पिता माना जाता है। हॉब्स ने शांति और व्यवस्था की कुंजी किस प्रकार के शासक को माना है? तो इसका सही ऑप्शन है राजतंत्र को। हॉब्स का कौन सा ग्रंथ राजनीतिक शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है? तो लेवियाथन ऑप्शन सही है। हॉब्स के संप्रभुता का द्वारा बल प्रयोग के संबंध में विचार हैं, तो इसका सही है बल प्रयोग सर्वथा उचित मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 161, यदि किसी विपथकारी शक्ति का भय न हो तो मनुष्य की इच्छा, लोभ, क्रोध व अन्य वासनाओं को नियंत्रित में नहीं रखा जा सकता है। यह कथन किसका है? यह है हॉब्स का। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता कैसी होती है? तो यह होती है
अभाज्य यानी अविभाज्य, अपरिमित, सर्वशक्तिमान, तीनों होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 163 पर। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में किन कानूनों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो नागरिक कानूनों का उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान माना है। प्राकृतिक कानून वह कानून हैं जिनका पालन हमें मनुष्य के रूप में करना चाहिए। साफ सही है। हॉब्स की नागरिकता कानून संबंधी धारणा में प्रमुख दोष हैं। तो दोष है हॉब्स जनता के नागरिक निर्माण में पूर्णतः पृथक रखता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 166 है, हॉब्स नागरिक को किस प्रकार क्षेत्र में स्वतंत्रता देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब, आर्थिक संविदा की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 167, प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमान की विधियाँ हैं, यह कथन किसका है? तो हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 168, हॉब्स के राजनीतिक विचारों पर निम्न परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ा। द इसका सही है, मतलब कि सभी हैं। नवीन भौतिक विज्ञान का, इंग्लैंड में होने वाले गृह युद्ध का, विरोधी विचारधाराओं का संघर्ष, ये सभी। हॉब्स भौतिकवादी इसलिए है कि वह मानव को पदार्थ मानता है, यानी ऑप्शन सही है। हॉब्स का महत्व किसी विराट दर्शन का प्रतिपादन करने में नहीं, बल्कि राजनीतिक शास्त्र को निम्न रूप प्रदान करना है, यानी वैज्ञानिक रूप। उन्होंने वैज्ञानिक रूप माना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 171, रूसो के समझौते की प्रकृति है, यानी ब, राजनीतिक। रूसो ने प्राकृतिक जो है समझौते की प्रकृति जो है राजनीतिक माना है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था है शांतिमय एवं सुखमय, यानी 172 का और सही है। चलिए 173 आते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो यह कहे थे रूसो ने। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना राज्य में था, किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे रूसो। क्वेश्चन नंबर 175, मात्र प्रकृति की आवेग का पालन दास्ता है, किसने कहा था? यह कहने वाले रूसो जी हैं। राज्य की सदस्यता के बगैर व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है, किसने कहा था? ये कहने वाले हैं रूसो। क्वेश्चन नंबर 177, रूसो को किस वर्ष में उसे निबंध पर लेखन पर पुरस्कार दिया गया था? तो सन 1749 में। रूसो दोबारा जिनेवा कब लौटा था? 1754 ईस्वी में। रूसो अपने मृत्यु के समय कितने वर्ष का था, यानी कि कितने साल में उसकी मृत्यु हुई थी? तो वह हुई थी 66 साल की अवस्था में। रूसो ने अपना दूसरा निबंध किस सन में लिखा था? तो 1754 ईस्वी में लिखा था उन्होंने। मनुष्य स्वभाव से आदर्श और बर्बर है, यह किसने कहा था? यह रूसो ने कहा। रूसो का संबंध संप्रभुता के किस सिद्धांत से है? तो वह है सार्वजनिक लौकिक से, यानी कि ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 183 पर। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित किन दो प्रवृत्तियों से मनुष्य का कार्य प्रभावित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है आत्मसुरक्षा एवं दूसरों की सहानुभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 184 पर। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का क्या स्वरूप था? तो आदर्श बर्बर की अवस्था थी। रूसो ने सामाजिक समझौता को निम्नलिखित पुस्तक में किस पुस्तक से व्याख्यानित किया है? तो इसका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित था? तो यह थे यानी फ्रांस से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ था, किंतु उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई सन 1778 ईस्वी में। रूसो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? तो फ्रांस से संबंधित थे। रूसो समर्थक किसका था? ब,
सार्वजनिक एवं लौकिक प्रभुता का संप्रभुता का। क्वेश्चन नंबर 190, रूसो की राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ी देन क्या है? वह है सामान्य इच्छा की धारणा। हॉब्स ने निम्नलिखित किसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? वैधानिक संप्रभुता का सबसे पहले प्रतिपादन हॉब्स ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 192, हॉब्स का जन्म कब हुआ था? तो हॉब्स का जन्म जो है सन 1588 में हुआ था। हॉब्स की प्रसिद्धि का आधार उसकी कौन सी पुस्तक है? तो द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, द जो है सॉरी लेवियाथन, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेवियाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 194 पर। हॉब्स ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान किस प्रसिद्ध दार्शनिक से भेंट किया था? तो रेने दकार्ते से उन्होंने मुलाकात किया था। 195, अपने संपूर्ण रूप में हॉब्स का दर्शन प्राकृतिक संसार, मनुष्य तथा समाज की स्वीकृति एवं तार्किक रूप से व्यवस्थित एक व्याख्या संबंधित करता है। यह कथन किसका है? यह है कोकर का। हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभावतः क्या होता है? स्वार्थी होता है, यानी जन्म से स्वार्थी माना इन्होंने। चलिए, हॉब्स की गलती उन बातों में नहीं है जिन्हें यह स्वीकार करता है, बल्कि उन बातों में है जिन्हें वह स्वीकार नहीं करता है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है प्रोफेसर जॉन्स की, यानी वो ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 198, प्राकृतिक अवस्था की विवेचना में हॉब्स मनुष्य की तुलना किससे करते हैं? तो वह करते हैं द भेड़िए से। 199, हॉब्स ने अपने किस ग्रंथ में प्राकृतिक विधि को परिभाषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है लेवियाथन में और डी सीवे में, यानी इसका ऑप्शन सही है दोनों में। यानी 200वां क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि किसका आदेश है? तो इसका सही है ब उचित विवेक का। आज का आखिरी क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधियों की संख्या कितनी है? तो वह है 19। तो बच्चों, यह जो है मैंने आपको यहाँ पर हमने राजनीतिक विज्ञान में हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए जो पुस्तक है राजनीतिक चिंतन, इसका हमने 201 क्वेश्चन कवर किया है। यह क्वेश्चन जो है नेट के एग्ज़ाम के लिए और जेआरएफ क्वालिफाई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मेहनत से पढ़िए ताकि आपको दोनों में लाभ हो। धन्यवाद।